स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस की नई किताब MPS 003 भारतीय लोकतंत्र और विकास को हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत के काफ़ी चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इस किताब में हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती, विकास, अधिकार व भागीदार के संदर्भ में खत्म कर लिया था। आज हम लोग को शुरू करना है संविधान और सामाजिक परिवर्तन चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। संविधान और सामाजिक परिवर्तन, आइए समझते हैं इसमें भारतीय संविधान का दृष्टिकोण। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के दृष्टिकोण को समझते हैं। भारत एक गणराज्य है। भारत क्या है? एक गणराज्य है, यानी काफ़ी सारे राज्यों का, छोटे छोटे काफ़ी सारे राज्यों का यह एक क्या है? गण है। कौन? भारत। आगे देखते हैं, यह अनम्य तथा नम्य का मिश्रण है, यानी ये लचीला है और कहीं ना कहीं कठोर भी है। इन दोनों का मिश्रण है। अगला है संसदीय प्रभुत्व न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। संसदीय प्रभुत्व अर्थात यह ब्रिटेन की संसद में इस चीज़ को अपनाया गया है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें संसद को प्रमुख रखा गया है, और अमेरिका का जो संविधान है उसमें न्याय को सर्वोच्च रखा गया है। तो इन दोनों का जो मध्यम मार्ग है वह भारत में अपनाया गया है। तो इसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है कि संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच मध्य मार्ग को प्रस्तुत करता है। आइए अब इसके दृष्टिकोण को समझते हैं आगे। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया। जो छुआछूत की धारणा थी हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत इसको खत्म किया गया। नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में किए गए। आइए अगला देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की एक संक्षिप्त उद्देशिका हमारी प्रस्तावना होती है। एक संक्षिप्त यानी कि एक सार होता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना लक्ष्य निर्देश है, तो संविधान विभिन्न अनुच्छेदों से लक्ष्य को पाने का साधन है। प्रस्तावना हमारे संविधान के लक्ष्य को दर्शाती है, और संविधान के अंदर जो विभिन्न अनुच्छेद हैं वह लक्ष्य को पाने के साधन हैं। अगला है संविधान की कुंजी उद्देशिका क्या है? प्रस्तावना जो है हमारी संविधान की, वह संविधान की कुंजी होती है। अगला है अर्थ जानने या व्याख्या करने में प्रस्तावना जो होती है वो सहायक होती है। अगला है प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका। अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो उस पर जो एक बड़ा महल खड़ा होगा वह एक संविधान के रूप में हम देख सकते हैं। आइए आगे समझते हैं इसकी प्रस्तावना को। प्रस्तावना के अंतर्गत कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह कंप्लीट इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है। आइए अब इसके विभिन्न जो शब्द यूज़ किए गए हैं इनको आइए बारी बारी समझते हैं। पहला है, इसमें यूज़ किया गया है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग यहाँ पर हम भारतवासियों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक एकता को यहाँ पे चिन्हित कर रहा है हम भारत के लोग, यानी कि हम सब अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के ना होकर सर्वप्रथम हम पहले क्या है? एक भारतीय हैं, हम सब एक हैं। अगला है संप्रभुता। तो संप्रभुता में दे रखा है कि इससे क्या समझते हैं कि भारत अन्य देश पर निर्भर नहीं है, वह अपने मामलों में अपना स्वयं ही स्वतंत्र है, उसको हल करने के लिए, उसमें निर्णय लेने के लिए। अर्थात
संप्रभुता यह दर्शाता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वयं ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगला है समाजवादी। यह पहले प्रस्तावना में नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें लाया गया। अर्थात सभी प्रकार से शोषण से मुक्ति। कैसे शोषण? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण से मुक्ति ही हमारे समाजवादी को दर्शाता है। कहने का मतलब यही है, अगर कोई नागरिक समाजवादी है अर्थात उससे कोई भी शोषण उसके साथ ना हो, ऐसी बात इसमें कही गई है। सामाजिक शोषण अर्थात जो समाज में शोषण होता है, जो छुआछूत, अस्पृश्यता होती है, लिंग, जाति, जन्म, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होते हैं वह सामाजिक शोषण के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक शोषण अर्थात किसी के धन पे अगर क्या कहते हैं लूट मार होना, लूटपाट होना, गैर कानूनी ढंग से किसी की संपत्ति को हड़पना, यह सब चीज़ समाजवादी में आर्थिक शोषण के अंतर्गत आ जाता है। राजनीतिक शोषण अर्थात जो राजनीति द्वारा किया जाता है या किसी पर ऐसी चीज़ें या ऐसी राजनीति की जाती है जिसके द्वारा उसका शोषण हो, तो इन सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी चीज़ को हमारी प्रस्तावना में जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है धर्मनिरपेक्ष। सभी धर्म समान हैं, सरकार द्वारा समान समर्थन प्राप्त है। अर्थात सरकार और राज्य के नज़र में सभी धर्म समान हैं, वह किसी धर्म को विशेष के आधार पर ही कोई कानून का गठन नहीं करेगी, वह सभी धर्म को देखकर सभी धर्म के लिए जो सहूलियत हो ऐसे ही कानून का निर्माण करेगी। अगला है लोकतांत्रिक अर्थात सत्ता लोगों में निहित है। जो आखिरकार जो सत्ता है वह हमारे भारतीय हैं, जो इन लोगों में ये सत्ता निहित होती है। अगला है गणतंत्रात्मक अर्थात सर्वोच्च अधिकारी राजा न होकर कौन है? जनता है। यह क्या करती है? अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। अगला है न्याय। न्याय 3 टर्म में बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय को देखते हैं कि जो जाति, रंग, धर्म, लिंग, भेद इसके आधार पर भेदभाव ना करने को सामाजिक न्याय के अंतर्गत जोड़ा गया है। आर्थिक न्याय अर्थात आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव ना हो, इस टर्म को आर्थिक न्याय के अंतर्गत जोड़ा गया है। राजनीतिक अर्थात समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो सभी को, राजनीति के सबकी समान भागीदारी हो, इस चीज़ को राजनीतिक न्याय के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला है स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता किस चीज़ की? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की जो स्वतंत्रता होती है वह सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए। अब इसमें बारी बारी देख लेते हैं कि स्वतंत्रता अर्थात विचार की स्वतंत्रता अर्थात कोई भी अपना विचार कैसा भी हो उसको रख सकता है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत यह है कि कोई भी इंसान जो भी उसकी अभिव्यक्ति है, जो भी बातें हैं वह सामने के समक्ष रख सकता है। वह उन बातों को तभी रख सकता है जब तक वह बात किसी अन्य लोगों को ठेस ना पहुंचाए या आहत ना हो, ऐसी बातों को ही वह इंसान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत रख सकता है। अगला है धर्म। सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को चुनने या उनको मानने का अधिकार है। उपासना अर्थात किसी भी धर्म की उपासना करने का उनके पास अधिकार होता है स्वतंत्रता के तहत। अगला है समता, यानी कि समता किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। जो भी अवसर जो भी प्रदान किए जाते हैं सरकार द्वारा, इसमें सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इस चीज़ की अवधारणा उस हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत लाया गया है। बंधुता अर्थात भाईचारे की भावना, हमारे भारत में क्या हो, ऐसा हो भाईचारे की भावना उत्पन्न हो, इसीलिए बंधुत्व की बात को प्रस्तावना के अंतर्गत कही गई है। आइए देखते हैं जनता के अधिकार को। या कुछ मौलिक अधिकार हैं केवल भारतीय जनता को प्राप्त हैं, जो कि हैं 15, 16, 19, 29 और 30। यह सभी जो मौलिक अधिकार हैं वह केवल जनता को प्राप्त हैं। अर्थात इसको आइए हम देखते हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया है धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध का वर्णन अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 16 में राज्य सेवा में समान अवसर प्राप्त हो, ऐसी बात अनुच्छेद 16 में अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 19 में है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता, आबाद निवास करने की स्वतंत्रता, आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता, वित्त कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये कहा गया है भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार सभी भी
सभी नागरिकों को है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की संस्था व प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत वर्णित है। कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों जो भारत में हैं, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी, उन सभी को प्राप्त है। वह कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 32 और 300A। आइए समझते हैं इनके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है कानून के समक्ष क्षमता। सभी इंसान को कानून के समक्ष क्षमता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है अपराध दोष सिद्ध का संरक्षण, अर्थात जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक अपराधी को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है 21 में बात की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन सुरक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्यों को क्रय विक्रय पर रोक लगने की बात 23 पे कही गई है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया है। 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 27 के अंतर्गत किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदेह के बारे में स्वतंत्रता की बात कही गई है। 28 के अंतर्गत निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और 301 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार और कानून के प्राधिकार सम्मत संपत्ति से वंचित न करने के अधिकार की बात कही गई है। आइए देखते हैं अधिकारों की प्रकृति। इसकी क्या प्रकृति, क्या नेचर है अधिकारों का। इसके अंतर्गत छुआछूत का अंत किया गया, उपाधियों को खत्म किया गया और सभी को समानता दिलाने की बात कही गई है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है, भाग 4 में किया गया है या आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के दायित्व के बारे में इस भाग के अंतर्गत वर्णित है। लोक कल्याण गौरवपूर्ण जीवन, आइए इसके अंतर्गत समझते हैं राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें कहा गया है लोक कल्याण और गौरवपूर्ण जीवन की बात कही गई है। इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 38 अर्थात राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, यानी कि समान न्याय वितरण होगा। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी कि जीविका और रोजगार की बात इसमें कही गई है। कानूनी दायरे के अंतर्गत अनुच्छेद 44 एक रूप नागरिक संहिता की बात इसमें 44 के अंतर्गत कही गई है, यानी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण की बात इसके अंतर्गत कही गई है। 42वें संविधान संशोधन में 39A को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात कही गई है, ग्राम पंचायतों का संगठन, इसकी बात अनुच्छेद 40 में की गई है। आर्थिक दायरे में देखते हैं अनुच्छेद 41 लोगों को काम रोजगार और मजदूरी की बात अनुच्छेद 41 के अंतर्गत की गई कि कुछ दिशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। अनुच्छेद 42, 43, 46 और 47 भी इसी के अंतर्गत आता है। इसको देखते हैं। 42 में काम की न्यायसंगत और मनोवंचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता की उपाधि का बंध अनुच्छेद 42 के अंतर्गत किया गया है। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाहक मजदूरी आदि की बात कही गई है। 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक संबंधितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। और 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने की राज्य का कर्तव्य है, इस बात को अनुच्छेद 47 के अंतर्गत कहा गया है। आगे देखते हैं श्रमिकों का आधार अनुच्छेद 42 जो भी हमने बताया, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A और 39D के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकार की बात की गई है। बच्चों के कमजोर वर्गों के लिए अधिकार की बात अनुच्छेद 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात, यह राज्य का दायित्व है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 46 यानी कि ST SC जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनकी शिक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 46 में। कृषि पर्यावरण के दायरे में अनुच्छेद 39 अर्थात राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात अनुच्छेद 49 के अंतर्गत की गई है। इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त होता है। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। भारतीय संविधान का दृष्टिकोण की बात हमने की कि भारतीय संविधान का क्या दृष्टिकोण था, किसके तहत ये संविधान खड़ा हुआ। प्रस्तावना की बात की गई कि यह क्या होती है, सार होती है, प्रस्तावना को देखा।
इसके अंतर्गत आने वाले सभी बातों को हमने जाना कि उन शब्दों का क्या एक्चुअल में अर्थ, उनका क्या अर्थ है। जनता के अधिकार के बारे में जाना, अधिकारों की प्रगति के बारे में देखा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखा। इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद कहे गए हैं, लोक कल्याण के लिए कौन से अनुच्छेद हैं, कृषि दायरे के अंतर्गत कानून दायरे के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद हैं, आर्थिक दायरे के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद हैं, श्रमिक अधिकार, बच्चों कमजोर वर्गों के लिए और कृषि पर्यावरण के दायरे में कौन कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इनको हम लोगों ने देखा। इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग विविधता और बहुवाद को पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।